युनसो अपने आप को जेल भेजने की पूरी तैयारी करके निकली होती है। तभी उसके सामने खून से लथपथ जुन्युक खड़ा हो जाता है। युनसो और नागू उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, पर किसी ने जुन्युक को पहचाना नहीं था और जुन्युक को ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी, जिससे वो बच गया था। जुन्युक को होश आता है और वो कहता है कि जब वो घर गया तब एक आदमी उसको मारने के लिए पहुंचा हुआ था। चोट लगने के बाद उसे युनसो का ही घर याद आया और वो यहाँ पर आ गया। नागू कहता है कि उस पर हमला किसने किया हो सकता है। जुन्युक कहता है कि ये कौन हो सकता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसने युनसो के हमला करने से पहले भी मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। ओह, उसने तुम पर उस दिन भी हमला किया था। मतलब तुम मेरे मारने से बेहोश नहीं हुए थे और मुझे क्या क्या भुगतना पड़ गया तुम्हारी वजह से। तुम मर्डरर नहीं हो लेकिन किडनैपर तो हो। हाँ, ये भी सही है। युनसो जुन्युक को अपने घर ले आती है क्योंकि जुन्युक के लिए कहीं और जाना सेफ नहीं था। वो उसकी केयर करती है, पर फिर उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो जुन्युक ने उसे परेशान करने के लिए की थी, और इसका नतीजा बेचारे को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। वो जब बाथरूम से अपना फेस साफ करके आता है तब युनसो से कहता है कि अगर तुमने ऐसा मेरे साथ फिर से किया तो आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। युनसो स्माइल करके उसे एक कॉपी और पेन पकड़ाती है और उसे उन सारे लोगों के नाम लिखने के लिए कहती है जिनसे जुन्युक की दुश्मनी है। पहले तो उसके सामने एक दो नाम आते हैं, फिर लिस्ट तो बढ़ती ही जाती है। नागू जुन्युक के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया था और इसे देते वक्त उसका हाथ युनसो को टच कर जाता है। अब इसकी फीलिंग तो आप समझ ही रहे हो। समझ रहे हो आप? युनसो घर आती है और जुन्युक को अब सीधा साधा खाना खाने को देती है क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट वाली बात तो खत्म ना। वो उससे कहती है कि तुम कब तक यहाँ पड़े रहोगे। जुन्युक कहता है कि जब तक गुनहगार पकड़ा नहीं जाता तब तक मुझे यहाँ ही रहने दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। युनसो उसे रहने तो देती है पर फ्री में नहीं, उसको पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी दे देती है। वो साफ सफाई कर ही रहा होता है तभी नागू आता है उसके पास और उससे कहता है कि तुमने युनसो की रिपोर्ट क्यों नहीं की। नागू को भी लगने लगता है कि जुन्युक युनसो को लाइक करता है। जुन्युक इस बात को ठुकराता रहता है, पर सच्चाई तो आप सबको पता ही है। दूसरी ओर ये तीनों जुन्युक से मिलने पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि जुन्युक उसके घर पर नहीं है और वहां खून के निशान भी हैं। सेरा पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है, पर ये दोनों इस बात को नहीं मानते। यहाँ घर पर लगी है जुन्युक को जोरों की भूख, पर खाने को तो कुछ है नहीं। वो युनसो को कॉल करता है तो युनसो कहती है कि खाना है तो खुद ही मार्केट से ले आओ। अब जुन्युक के पास कुछ ऑप्शन तो था नहीं, तो वो नागू के कपड़े पहन के मुंह छुपाते हुए निकल जाता है। उसे डस्टबिन में एक टूटा फूटा हेलमेट दिख जाता है तो वो उसे भी पहनकर मार्केट चला जाता है और घूम घाम के राइस का थैला उठा कर ले आता है। वो जब घर आता है तो घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ होता है और अंदर से निकलता है मीर। हेलमेट की वजह से मीर जुन्युक को नहीं पहचान पाता। जुन्युक आवाज बदलकर कहता है कि मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ और वो थैला वहीं पर पटक कर भाग जाता है। जुन्युक कुछ देर बाद घर आकर सभी कड़ियां झोड़ने लगता है। मीर उसे लास्ट टाइम बेहोश होने से पहले मिला था, यहाँ भी वो है। इसका मतलब मीर ही उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी युनसो के चीखने की आवाज आती है। बॉन्जूर, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? युनसो का क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत बढ़ गया था। अब युनसो यही सोचती रहती है कि मैं कैसे पे करूंगी इतना सारा पैसा, क्या करूं? मैं घर का सामान बेच दूं, लेकिन उसे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। मैं अपना एक ऑर्गन बेच देती हूँ। क्या बेचूं, किडनी या हार्ट? क्या हार्ट बेच दूंगी तो जिंदा रहूंगी? क्या करूं? जुन्युक उसे समझाने की कोशिश करता है और मीर के बारे में बताता है कि बॉन्जूर, अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि युनसो के ऑफिस से कॉल आता है और वो उसे कुछ फाइल्स कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। वो जब ये कर रही होती है तब जुन्युक देखता है कि युनसो मीर के टीम में है, मतलब मीर ने उसे चुना ताकि वो युनसो पर नजर रख सके। वो युनसो को कहता है कि उसके क्रेडिट कार्ड का बिल वो भर देगा, पर अभी युनसो वैसा करे जैसा वो कह रहा है। जुन्युक उसके भाई से भी कुछ पैसे मंगवाता है और एक रिपोर्टर को कहता है कि उसके रिटायरमेंट की न्यूज़ छापे। वो अपने भाई से सीक्रेटली मिलता है और उसे हमले के बारे में बताता है। वो कहता है कि ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं थी कि मतलब ये जो कोई भी है वो इंडस्ट्री का ही है। उसका भाई कहता है कि इसकी रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए, पर जुन्युक मना कर देता है और कहता है कि वो क्रिमिनल का पता लगा लेगा और क्रिमिनल के पकड़े जाने के बाद इंडस्ट्री में वापस लौट आएगा, तब तक वो चुप रहेगा।
वो एक नया घर खरीदता है और युनसू को उसके साथ रहने को कहता है क्योंकि उसका घर अब एक्सपोज हो चुका है। वो मीर के बारे में भी बताता है। युनसू कहती है कि वो कहीं और रह लेगी, ये घर उसकी कंपनी से बहुत दूर है। जुन्यूक कहता है कि तुम्हें तो यहीं रहना होगा, वरना इस घर के काम कौन करेगा। मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बिल भर दिया है, तो उसके बदले में तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। युनसू सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वो काम कर लेगी, उसे इतने बड़े घर में जो रहने मिल रहा है। वो पूरे घर को घूम घूम के देखती है और जुन्यूक भी उसके पीछे पीछे यहाँ वहाँ भागता रहता है। युनसू कहती है कि उसका रूम कौन सा है और जुन्यूक उसे यहाँ ले आता है और उससे साफ सफाई शुरू करवाता है। कुछ देर बाद युनसू से पूछती है कि अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है तो फिर वो पैसे कैसे कमाएगा। जुन्यूक कहता है कि उसके रिटायरमेंट से पहले वो एक ऐड करेगा, वही ऐड जो युनसू की कंपनी में वो पहले करने वाला था। अब उस ऐड का मॉडल मीर को ले लिया गया है, पर क्योंकि अब वो आ गया है तो मीर के हाथों से ये ऐड चली जाती है। मीर हमेशा जुन्यूक से पीछे रहा है और हमेशा उसे कंपेयर किया गया है जुन्यूक से। उसे कोई रोल बड़ी मेहनत के बाद मिलता है तो जुन्यूक को वही रोल बड़ी आसानी से मिल जाता है। एक ऐसे ही रोल को जुन्यूक ने मीर से छीन लिया था और इसी का डिस्कशन वो स्ट्रीट में उस दिन बार में कर रहे थे, जहाँ मीर ने कहा था कि काश जुन्यूक डिसअपियर हो जाए, क्योंकि जुन्यूक के बाद वही दूसरा बड़ा आर्टिस्ट है। जुन्यूक को लगता है कि इसी के चलते शायद मीर ने उसे मारने की कोशिश की होगी। वहीं दूसरी ओर जुन्यूक की गर्लफ्रेंड भी इस बात को लेकर परेशान हो जाती है कि जुन्यूक रिटायर हो रहा है, क्योंकि अगर वो जुन्यूक की गर्लफ्रेंड बनकर रहेगी तो इस इंडस्ट्री में उसको काम मिलेगा, और अगर जुन्यूक ही नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं है। खैर, जुन्यूक अपने शूट के लिए युनसू की कंपनी में आया था जहाँ पर वो काम करती है, और जुन्यूक को देखकर तो युनसू उसे देखती ही रह जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वहीं जुन्यूक भी यहाँ आते ही सबसे पहले युनसू को ढूंढता है। वो वहाँ युनसू को काम करते हुए देखता है। युनसू को उसके सीनियर्स हर छोटे काम करवाते हैं। युनसू यहाँ से वहाँ भागती रहती है और इसे ऐसे देखकर जुन्यूक को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे काम के बाद वो जब ड्रिंक्स लेने जाती है तो वहाँ भी ये लोग बीच में आ जाते हैं और उसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ सीनियर्स के लिए है। युनसू को तो इन सब की आदत थी, पर यहाँ जुन्यूक आग बबूला हो रहा था। कुछ देर बाद शूटिंग शुरू होती है। जुन्यूक पर कुछ लीव्स स्प्रिंकल करनी थी और इसके लिए भी वो लोग कहते हैं युनसू को। युनसू लीव्स स्प्रिंकल करती है, पर वो लैडर अनस्टेबल होने लगती है और युनसू गिरने की कगार पर होती है कि तभी जुन्यूक लैडर को पकड़ लेता है। अब जुन्यूक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो युनसू को उसकी चेयर पर बिठाता है और इस आदमी को कहता है कि इस लड़की को लीव्स फेंकने नहीं आ रही है, तो तुम ऊपर चढ़ो, और तुम इस एड्स की लाइन मुझे पसंद नहीं आ रही, 10 मिनट में नई लाइन्स लिख कर लाओ, और तुम मेरे लिए कॉफी लेके आओ, और हाँ, कल ये युनसू कंपनी में जॉब नहीं करेगी। अब कहते तो कह दिया, पर इसका रिजल्ट? तुम कौन होते हो मेरी जॉब को छुड़वाने वाले? तुम्हें पता भी है मुझे कितने बिल्स भरने हैं। जुन्यूक युनसू से कहता है कि वो घर पर ही रहे। नाकू कहता है कि उसका प्लान क्या है, कब तक ऐसे छुप कर रहना पड़ेगा। जुन्यूक कहता है कि उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसके बदले में इंडस्ट्री में जाए और किलर का पता लगा सके, क्योंकि वो तो वहाँ जा नहीं सकता। वो उस इंसान को सेलिब्रिटी बना के वहाँ पे भेज सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो वहाँ भेजे किसे। युनसू कहती है कि उसके दिमाग में एक परफेक्ट इंसान है। जुन्यूक और नाकू कहते हैं कि कौन?